विभूत्या ओंकार मर्म प्रतिपादिनीभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। अद्य लीलावत्याः कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। मित्राणि, भवन्तः जानन्ति यत् अद्य गुरुवासरः, अतः अद्य लीलावत्याः कक्षा भविष्यति इति। आप सभी का इस लीलावती नामक ग्रंथ के कक्षा में मैं राजा पाठक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज बृहस्पतिवार है, गुरुवार है, इसलिए आज जो है लीलावती का पाठ चलेगा और आज हम लीलावती के बारे में कुछ सीखेंगे। और लीलावती का जो गणित है वो बहुत ही रोचक है, जैसा कि हम अभी गत कक्षा से देखते आ रहे हैं, और उससे संदर्भित प्रश्नों को जो है हम अभी हल करेंगे। तो सीधे बोर्ड पे आते हैं और कुछ क्वेश्चन है जिस पे हम अभी विचार करेंगे। हमने गत कक्षा में जो है गुणन के 5 प्रकारों को देखा था, और उन 5 प्रकारों के अतिरिक्त भी मैंने आपको कुछ प्रकार बताए थे, जिनमें से कि आपको ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम एक सूत्र बताया था, और ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम के बाद से आपको एक गुणन करने का एक प्रविधि और बताई थी। और इस तरीके से हमने गुणन की प्रक्रिया को देखा था कि किस तरीके से जो है खंड गुणन इत्यादि इसके भेद बनेंगे। आज हम फिर एक बार उसी पुराने जो है कक्षा से ही थोड़ी सी आवृत्ति करते हुए फिर आज की कक्षा में आगे प्रवेश करेंगे। जो अंतिम सूत्र मैंने आपको बताया था कि अगर आपको गुणन की प्रक्रिया करनी हो तो गुणन की प्रक्रिया को करने के लिए एक सहज तरीका जो है, आप जिसको मैंने बताया था कि ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम जो था, जिसमें कि हम ये क्रम देख रहे थे कि i के क्रम से हम गुणा कर सकते हैं। तो ये अगर आपको समझ में आ गया होगा तो गुणन के क्रम में बहुत ही आपको सहजता होगी। अब एक चीज हम देखते हैं जिसमें i में सपोज दैट अगर मुझे 25 इंटू 27 करना हो तो हम क्या करेंगे। तो 25 इंटू 27 करना आपको यहाँ बहुत सहज है। सबसे पहले 7 को 5 से गुणा तो 7 बचे, 35 का 5, आपको हाथ में रिमाइंडर आ गया 3, और फिर बीच वाले नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14। अब ध्यान देंगे कि पहला स्टेप हमने ये आई वाला फॉलो किया है। सेकेंड स्टेप जो हम फॉलो कर रहे हैं वो सेकेंड स्टेप हमारा एक्स वाला है, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, 14 10 24 और 3 हमारे पास जो है रिमाइंडर बचा हुआ था, कैरी बचा हुआ था। तो जो है 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 14 10 24 दिन 27 का 7, और हाथ में कितना लगा 2, आपका फिर कैरी कितना आ गया 2 आ गया। अब वही करेंगे, फिर तीसरा स्टेप जो करेंगे आपको इस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर। तो क्या करेंगे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 6, जो 4 2 6, ठीक है, 2 2 4, और जो हमारे पास कैरी बचा हुआ था 2, इसको जोड़ते हैं तो 6 आता है। ये तरीका जो है जनरली हम लोग अपनाते हैं आपको ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम में। अब आपको एक प्रश्न दिया था मैं कि अगर मान लीजिए कि 9998 गुणे 9992 करना हो तो हमारा आंसर क्या आएगा। अब आपको बताऊं कि गणित की प्रक्रिया बड़े नंबर्स के साथ और सहज हो जाती है, और खास करके जहां पर भी अगर इन बड़े नंबर्स में अगर आपको नंबर ऐसे मिलने लगे जो कि 9 के क्रम में हो, 8 के क्रम में हो, या 10 के क्रम में हो, तो यहाँ मल्टीप्लाई करना आपको सहज हो जाता है। तो एक सिचुएशन देखें, क्योंकि हम अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर देखेंगे तो कोई भी नंबर जो कि अगर 10 वाले संख्याओं के अगर मतलब करीब में है, जैसे 10 के करीब में है, 100 के करीब में है, 1000 में है, 10,000 में है, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि इनको मल्टीप्लाई करना जो है काफ़ी हद तक सहज हो जाता है। तो कैसे होगा, अब हम आपको एक इसी के लिए सूत्र बता देते हैं। इसका जो सूत्र है वो है निखिलम नवतः चरमम दस्तः। निखिलम नवतः चरमम दस्तः का मतलब क्या हुआ कि सबको 9 से और अंतिम संख्या जो है उसको 10 से। अब ये कैसे होगा, चलिए इसको देखते हैं। एक छोटे नंबर से हम शुरू करते हैं। अगर सपोज दैट अगर हमें ये करना हो कि मान लीजिए कि 99 या 96 ले लीजिए, इनटू जो है आपको करना हो 95,
क्या करना है आपको, 96 इंटू 95। अब 96 इंटू 95 वाले जो है कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो हम ये चेक कर देखते हैं कि ये नंबर 100 से कितना कम है। क्या देखेंगे, ये नंबर 100 से कितना कम है। तो ये जो आपका 96 है वो 100 से कितना कम है, 4, और ये कितना कम है, 5। ठीक है, बात समझ में आई। अब ये कितना हो जाएगा, आप एक चीज देखेंगे कि 4 पचे 20, और हम चाहे 96 में से 5 घटा दें, चाहे 95 में से 4 घटा दें, इन दोनों ही स्थिति में आपका जो नंबर आएगा रिजल्ट 9120 आपका आंसर आना है। ठीक है, तो ये तो तरीका था निखिलम जो है नवतस चरमम दसता का। आपको ये बात समझ में आ गई। अगर नहीं आई तो चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हम देते हैं 3 अंक के गुणन को, 992 गुणे 997। अगर हम ऐसा कोई अंक ले लें कि यदि हम 992 गुणे 997 को गुणा करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। ऐसी स्थिति में ये भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हम इसे 992 गुणे अगर 997 करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें करना क्या है कि हमें देखना है कि ये 1000 से कितना कम है। क्या देखना है हमें, 1000 से कितना कम है। तो अब हम एक चीज देखते हैं कि अगर हमें हमेशा जो है आप देखेंगे कि ये 1000 से कितना कम होगा, तो ये कम होगा आपको, ये नीचे में हम मिटा देते हैं, ये आपको कम है 8 और ये कम है 3। बात समझ में आई। क्या है इसका क्रम जो है, ये कितना कम है, 992 जो है आपको 1000 से तो 8, और 997 कितना कम है तो 3। ये यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, यहां सीधे कुछ नहीं करना, ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन कर देना, तो 8 तरीके 24 ये आपका आ जाएगा। और अब आप एक काम करेंगे कि अब जितनी संख्याएं इधर होंगी, मतलब आप ध्यान रखेंगे कि दोनों साइड का बैलेंस बराबर होगा। मतलब अगर इधर 2 संख्याएं तो यहां भी रिजल्ट जो आएगा, अगर 3 डिजिट में यहां आता है तो इधर भी रिजल्ट आपका 3 डिजिट में आना चाहिए। तो 3 डिजिट में अगर नहीं आता है तो हम उसके पहले एक 0 बैठा देते हैं। दूसरे क्रम में क्या करेंगे कि अब हम या तो 992 से 3 घटा दें या 997 से हम जो है 8 घटा दें। इन दोनों ही स्थिति में हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 989, और ये आपका रहा टोटल मल्टीप्लीकेशन 989,024। मतलब यदि 9992 को 9997 से गुणा करेंगे तो आपके हाथ में जो आंसर आएगा वो आएगा 989024। तो अब देखिए ये मल्टीप्लिकेशन करना कितना सहज हो गया। अच्छा, अगर हम फिर एक काम करते हैं कि अगर इससे बड़ी संख्या लें तो इससे बड़ी संख्या का भी एक उदाहरण हम देख लेते हैं, फिर आपको इसके बाद से हम भाग की प्रक्रिया को बताएंगे। इससे बड़े संख्या में अगर हम ले लें 9993, ठीक है, गुणे 9994, 9993 गुणे 9994, आपको ये मल्टीप्लाई करना है। अब यदि इसे, अच्छा फिर भी एक बार मैं आपसे कहता हूं सूत्र जरूर ध्यान रखेंगे, निखिलम नवतस चरमम दस्तः। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, यहां भी आप देखेंगे कि ये कितना कम है भाई, तो ये कम होगा आपको 7 और ये कम होगा 6। करना क्या है, इधर अगर आपके 4 नंबर हैं तो इधर भी आपके 4 नंबर ही जाएंगे। तो जो है आप करेंगे तो 7 × 35, 7 × 6 42 आपका ये आ जाएगा, और 42 के पहले आप 2 0 और लगा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से अब यार 9993 से 6 घटा दीजिए या 9994 से 7 घटा दीजिए, तो कितना आएगा आपका 9987, और जो आपका टोटल आंसर होगा 99870042। अब मुझे लगता है कि ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। अब एक चीज मैं आपको और बताऊंगा कि कुछ स्पेशल सिचुएशंस हैं, तो उन पे जो है आप देख सकते हैं। एक छोटा सा 2 सेकंड लगेगा, मैं आपको मल्टीप्लिकेशन का एक तरीका और बता देता हूं। इसमें हम क्या करेंगे, यदि सपोज दैट मान लीजिए आपके पास कि यहां पे आपके पास एक नंबर है 25 × 25 ही हम लिखते हैं, इसके बाद एक दूसरा नंबर देखेंगे। अब 25 × 25 में आपको क्या करना है कि अब आप एक चीज देखेंगे कि 5 को 5 से जब मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 25, और जो है अब यहाँ पे क्या करेंगे नीचे वाले में कि पहले क्या करना है, इसको इससे सिमिलर मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब 5 से 5 को किया, या फिर अभी बताता हूँ सिचुएशंस क्या होंगे। और यहाँ जो नीचे वाला 2 है इसमें 1 बढ़ाएंगे तो 3 हो जाएगा ये, और 3 दूनी 6 कर देंगे तो आपके पास में मल्टीप्लिकेशन 625 आ जाता है।
लेकिन ये सिचुएशन, ये जो मल्टीप्लिकेशन का तरीका है वो एक सिचुएशन पे डिपेंड करता है। किस सिचुएशन पे डिपेंड करता है? कि जहां भी अगर इकाई स्थान के अंकों का योग 10 आता हो, मतलब फर्स्ट प्लेस की वैल्यू आपको क्या आती हो, जोड़ने पे 10 आती हो, ठीक है। तो अच्छा, और सेकेंड प्लेस की जो वैल्यू है, जो 10th प्लेस की वैल्यू है, वो सिमिलर हो, तो ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं, जो है ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे अब आप देखिए 27 कर लिया गुणे 23 कर लिया, आप देख रहे हैं कि फर्स्ट प्लेस की जो वैल्यू है वो 7 3 10 आ जा रही है, तो यहाँ पे आसानी से ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। अब क्या करेंगे, तो 7 तरीके 21 कर लेंगे और 3 दूनी 6 कर लेंगे। तो ये सामान्य सा तरीका है आपको मल्टीप्लिकेशन करने का। अब हम आते हैं आज हमें जो पढ़ना है। आज आचार्य भास्कर जो है क्या आप बताते हैं कि लीलावती के लिए वो बताते हैं कि एक उसे उद्देशक देते हैं, मतलब उससे एक सवाल पूछते हैं। आचार्य भास्कर प्रश्नम पृच्छति किम यथा बाले बालकुरंगलोलनयने लीलावती प्रोच्यताम पंचत्रेकमिता दिवाकरगुणा अंकाः कति स्युर्यदि रूपस्थान विभाग खंड गुणने कल्यासी कल्याणिनी छिन्नास्तेन गुणेन ते च गुणिता जाता कति स्युर्वद। आचार्य भास्कर अत्र प्रतिपादयति किम बाले बालकुरंगलोलनयने, पुनरेकवारं दत्तावधानेन शृण्वन्तु। बाले बालकुरंगलोलनयने लीलावती प्रोच्यतां पंचत्रेकमिता दिवाकर गुणा अंकाः कति स्युर्यदि रूपस्थान विभाग खंड गुणने कल्यासी, कल्यासी इत्युक्ते कुशलासी, रूपस्थान विभाग खंड गुणने कल्यासी कल्याणिनी छिन्नास्तेन गुणेन ते च गुणिता जाता कति स्युर्वद। आचार्य भास्कर किं पृच्छति अस्मिन् श्लोके अस्यां पंक्तौ हे बालकुरंगलोलनयने, बालकुरंगलोलनयने अर्थात बालकुरंगवत लोले चंचले नयने यस्याः तथा भूते लीलावती, लीलावती इत्युक्ते क्रीडा कुशले, कल्याणिनी बाले अर्थात बालिके यदि रूपस्थान विभाग खंड गुणने, रूपस्थान विभाग खंड गुणने इत्यस्य आशयः कः वर्तते, रूप विभाग स्थान विभागाभ्याम, किम रूप विभाग स्थान विभागाभ्यां खंड गुणन विषये कल्यासी, कल्यासी इत्युक्ते कुशलासी निपुणासी, तदा किम पंचत्रेकमिता, पंचत्रेकमिता अर्थात 135 अंकाः दिवाकर गुणा, दिवाकर गुणा इत्युक्ते 12 गुणा कति स्युः इति प्रोच्यताम् गुणिता जाताः ते अंकाः। पुनः अत्र आचार्यः प्रतिपादयति भागहार विषये गुणिताः जाताः ते अंकाः तेन गुणेन अर्थात गुणकेन छिन्ना, छिन्ना इत्युक्ते भक्ताः कति स्युः इति वद। आचार्यः अत्र किं प्रतिपादयति अस्मिन् श्लोके, हे बाले बालकुरंगलोलनयने कल्याणी लीलावती, यदि तुम क्या जानती हो भाई, तो रूप स्थान विभाग और खंड गुणन की रीति में, आचार्य पूछते हैं क्या, रूप स्थान विभाग और खंड गुणन की रीति से गुणा करने में बुद्धिमती हो, कल्यासी कल्याणिनी, हे कल्याणी कल्याणिनी चेत त्वं कल्यासी, कल्यासी इत्युक्ते कुशलासी, यदि तुम कुशल हो तो हे कल्याणी, हे शक्तिमती, तुम बताओ कि 135 को यदि 12 से गुणा किया जाए तो क्या जो है आपका उत्तर आएगा। ठीक है, इसमें से आप जितने भी आपको पद्धतियां बताई गई हैं उनमें से किसी का भी आश्रयण आप करके इसको बना सकते हैं। और फिर इसी में एक जो है अगले सूत्र का कह सकते हैं कि आचार्य जो है इस सूत्र का आधार स्थापन करते हैं। क्या कहते हैं कि छिन्नास्तेन गुणेन ते च गुणिता जाता कति स्युर्वद। कहते हैं कि ठीक है, चलिए ये तो मान लिया। अब कहते हैं कि यदि गुणनफल को उसी गुणक से भाग दे दें, हमारे पास जो गुणनफल आया, जो रिजल्ट आया, जो हमारे पास आउटपुट आया, उस आउटपुट को यदि हम उसी गुणक से भाग दे दें तो हमारे पास लब्धि जो है क्या आएगी। इस तरीके से आचार्य यहां पूछ करके और एक उद्देशक एक उदाहरण लीलावती से पूछते हैं। तो 132 को यदि 12 से गुणा करेंगे तो आप इसे निकालें,
और निकालने के बाद से ये सभी जो है श्रोताओं के लिए और छात्रों के लिए होमवर्क है। जैसे आचार्य जो है भास्कर वहाँ लीलावती को भी होमवर्क देते हैं। फिर कहते चलिए अब छिन्नास्तेन गुणेन तेज गुणिता जाता कति स्युर्वद, जो कहते हैं कि भाई ठीक है उसको भाग देने के बाद से कितना बचेगा अगर उसी गुणक से भाग दे दें, तो ये भी बताओ। तो अब आचार्य यहाँ इस पंक्ति में क्या करते हैं, वो भागहार को बताते हैं कि भाई भागहार क्या है और उसको कैसे करेंगे। आचार्य अस्मिन् श्लोके अत्र किं प्रतिपादयति, आचार्य वक्ति किं भाज्याधरः शुध्यति यद् गुणः स्यात्। किं प्रतिपादयति आचार्यः, भाज्याधरः शुध्यति यद् गुणः स्यात् अन्त्यात् फलं तत् खलु भागहारे। किं प्रतिपादयति आचार्यः, पुनरेकवारं दत्तावधानेन शृण्वन्तु। भाज्याधरः शुध्यति यद् गुणः स्यात् अन्त्यात् फलं तत् खलु भागहारे समेन केनाप्यपवर्त्यहार। किं समेन केनाप्यपवर्त्यहार भाज्यौ भजेद्वा सति संभवेतु। आचार्यः अस्मिन् श्लोके प्रतिपादयति किम् अन्त्यात् भाज्यात् हरः यद् गुणः शुध्यति। पुनरेकवारं दत्तावधानेन शृण्वन्तु। भाज्याधरः शुध्यति यद् गुणः स्यात् अन्त्यात् फलं तत् खलु भागहारे। अस्मिन् पंक्तौ आचार्यस्य आशयः वर्तते अन्त्यात् भाज्यात् हरः यद् गुणः शुध्यति तत् खलु किं भवति, भागहारे फलं भवति। स्पष्टम्। अन्त्यात् भाज्यात् हरः यद् गुणः शुध्यति तत् खलु भागहारे फलं स्यात्। तदनन्तरम् अग्रे किं कर्तव्यं, वह आचार्य किं प्रतिपादयति, संभवे सति। संभवेतु आचार्य किं प्रतिपादयति, समेन केनाप्यपवर्त्यहार भाज्यौ भजेद्वा सति संभवेतु। संभवे सति किं करणीयमस्ति, संभवे सति संभवे सति हार भाज्यौ समेन केनाप्यपवर्त्यहार भाज्यौ भजेद्वा सति संभवेतु। अस्मिन् पंक्तौ आचार्यः प्रतिपादयति किं यत् संभवे सति हार भाज्यौ केनापि समेन अर्थात अंकेन अपवर्त्य भजेत् तदा फलं स्यात् इति कथं दत्तावधानेन शृण्वन्तु पश्यन्तु च। इसमें क्या होता है, आचार्य यहाँ बता रहे हैं कि चलिए काम करिए कि भाज्य के अंतिम अंक से लेकर हर जितना गुना घट जाए वह क्या होता है, भागहरण में फल होता है। भागहार में, भागहार का मतलब भाग, डिवीजन। हम अभी क्या सीख रहे हैं, डिवीजन। डिवीजन मतलब भागहार। आचार्य कह रहे हैं कि भाज्य के अंतिम अंक से लेकर हर जितना घट जाए। अब एक चीज आप जानते हैं कि ऊपर वाले जैसे हमने लिखा कि 5/7, तो यहां जो है 5 जो है आपका अंश है और ये जो 7 है इसी को जो है हार कहा जाता है। और आप देखेंगे इसी हार को सामान्य भाषा में कई बार हर ऐसी संज्ञा दी जाती है। तो कह रहे हैं क्या, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या हमने कहा कि 12/5 ऐसा कर दिया, ठीक है। तो अब इन दोनों ही अवस्थाओं में ये जो है आपको जिसमें भाग दिया जाना है यह है भाज्य और ये है भाजक। जिससे हम भाग दे रहे हैं वो क्या है, हमारा भाजक, और जो है आपका ये क्या हो जाएगा, जिसमें भाग दिया जा रहा है वह हो जाएगा भाज्य। अब आचार्य यहाँ क्या कहते हैं कि एक काम करिए जो है कि 1600 जो आपका 20 है, ठीक है, इस 1620 को 12 से भाग देना है। अगर सपोज जाए 1620 को 12 से भाग देना है, ठीक है। अब यदि भाग देना है तो अब यहाँ सूत्र के ही हिसाब से देखें, कह रहा है कि भाज्य का जो अंतिम अंक से लेकर और ये जितने भी अंक हैं उससे हर हमारा जितना गुना घट जाए, मतलब जितना गुना हमारा हर यहाँ पे माइनस हो जाएगा वही हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो है रिजल्ट हमको मिल जाएगा, ठीक है। अंत्याद भाज्यात हरः यद गुणः शुध्यति। आचार्य क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि अंत्याद भाज्यात हरः यद गुणः शुध्यति तत् खलु भागहारे फलम स्यात्। अर्थात जो है कह रहे हैं कि अंत्याद भाज्यात,
हरः यद गुणः शुध्यति तत् खलु भागहारे फलम भवति इति। अब चलिए काम कर लीजिए। अब ये सामान्य सा भाग है। अब हम देखेंगे 12 एकम 12 यहाँ किया तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4। अब यहां पे हम क्या करेंगे कि अब हमारा ये खत्म हो गया, अब हम यहां से एक नंबर और ले लेंगे तो यहां कितना हो जाएगा, 12 यहाँ 36। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका जो है 12 में से 6 जाएगा 6, फिर यहाँ 3 कैंसिल हो गया। अब आप देख रहे हैं कि ये हमारा हो जाएगा फिर 60, क्योंकि हमने 2 को ले लिया था। अब हम यहाँ से 0 को उतार लेंगे तो 12 बचे 60, ये हमारा जो है 135 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो अब हम ये कह रहे हैं कि आपने देखा कि ये सूत्र था। ठीक है, अब ये तो था कि अंत्याद भाज्यात हरः यद गुणः शुध्यति तत् खलु भागहारे फलम स्यात्। अब यहां क्या करना है, अब जो दूसरी विधि आचार्य बता रहे हैं कि समेन केनाप्यपवर्त्यहार, क्या कहे आचार्य कि समेन केनाप्यपवर्त्यहार भाज्यौ भजेद्वा सति संभवेतु। आचार्य ने क्या कहा, कहते हैं क्या कि जो आप यदि संभव हो सके तो एक ही अंक से हर और भाज्य को अपवर्त दे करके और फिर हर की लब्धि से भाज्य की लब्धि को भाग देने पर क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। समेन केनाप्यपवर्त्यहार। ठीक है, आचार्य ने कहा क्या कि समेन केनाप्यपवर्त्यहार भाज्यौ भजेद्वा सति संभवेतु। भाई किसी भी जो है एक ही अंक से उसको क्या करिए, भाग दे दीजिए। आपको ये बात अभी नहीं समझ में आई, चलिए कोई बात नहीं। हमने क्या लिया था, हमारा भाज्य कितना है 1620। ठीक है, ये हमारा क्या है भाज्य। भाज्य इज इक्वल टू कितना हो गया 1620। और कहते हैं कि इनका भाजक कितना है हमारा, तो भाजक जो है हमारा हो गया 12। हमारा भाज्य कितना था, भाज्य हमारा 1620 और जो हमारा भाजक है वह कितना है भाई 12। चलिए, अब आपने देखा कि हमारे पास भाज्य हो गया 1620 और भाजक हो गया 12। यहां तक बात समझ में आई। अब ये यहां से लेते हैं श्लोक की पंक्ति, समेन केनाप्यपवर्त्यहार भाज्यौ भजेद्वा सति संभवेतु। संभवे सति, अगर ऐसी स्थिति हो जाए, हमें ऐसा नंबर लेना है कि हमारे पास जो है क्या हो कि हमारा जो भाज्य है और जो हर है वो दोनों उसी नंबर से कट जाए। ठीक है, तो आचार्य कहते हैं हमारे पास जो भाज्य कितना है 1620 और हमारे पास ये कितना है आपको 12। अब ये कह रहे हैं कि कोई एक अंक लीजिए, ठीक है, और एक ही अंक से दोनों में भाग दे दीजिए। तो अब आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे हम लेते हैं 4 तो 4 से ये दोनों ही अंक कट जाएंगे। और आपको बताया भी था पहले ही दिन की कक्षा में कि कैसे जो है हम जानेंगे कि कौन सा अंक किससे विभाजित होगा। ठीक है, अब ये 4 से यदि हम यहाँ पे भाग दें तो हमारा 4 से जो है 12 3 बार में कट जाता है। ठीक है, कितनी बार में कट जाएगा 3 बार में। और आप देख रहे हैं कि 4 चौको 16 और जो है 4 पचे 20, तो ऐसी स्थिति में कितनी बार में कटेगा 405 बार में। ठीक है, हमारे पास आ गया क्या कहा यहां पे कि समेन केनाप्यपवर्त्यहार भाज्यौ भजेद्वा सति संभवेतु। अब हमने क्या किया 405 और जो है भगे 3 हमारे पास आ गया। कितना आया 405 और हमारे पास ये 3 आ गया। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि 3 से दोनों ही नंबर हमारे पास कट जाएंगे। तो कितनी बार में कटेंगे, अच्छा 3 के से विभाज्यता का नियम भी मैं आपको बताया था कि यदि संपूर्ण संख्याओं का योग अगर जो है 3 से कट जाता है तो ऐसी स्थिति में वह संपूर्ण संख्या जो है किससे कट जाएगी, वह संपूर्ण संख्या जो है आपको जो है 3 से विभाजित हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास 405 है इसका योग यदि हम करें तो 5 4 9 और 3 तो हमारा 3 से कट जाएगा, तो 9 जो है 3 से कटेगा। इस कारण से यह जो 405 ये संख्या है यह पूर्ण रूप से ही 3 से कट जाएगी। तो अब आप एक काम करिए, अगर हम लोग देखेंगे कि 3 से काट दिया 3 को, ऐसे हो गया। ठीक है, और ऐसी स्थिति में अब हमें किसको भाग देना हो, भाज्यौ भजेद्वा सति संभवेतु। अब 405 को यदि हम 3 से भाग दे दें तो कितना आ जाएगा, 405 को यदि हम काटते हैं 3 से तो आपका आ जाएगा 134।
आपका कितना आंसर आया? 135। और आपके पहले वाले में भी आंसर कितना आया था? वो 135 जो है आपका भागफल आया था। ये बात जहां तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से भाग के आचार्य ने 2 नियम बताए। ठीक है, आचार्य ने क्या किया यहाँ पे कि भाग के जो है 2 नियम कंप्लीट करा दिए। अब आचार्य क्या कहते हैं, एक चीज आपको बताओ, हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभिन्न परिक्रम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ परिक्रम में 8 परिक्रम की बात थी, जिसमें से कि हमने 4 देख लिया, जोड़, घटाव, गुणा और भाग। ये जोड़, घटाव, गुणा, भाग के समाप्त होने के बाद से अब 4 परिक्रम आपके और बचे। कौन कौन से? तो वर्ग, वर्गमूल, घन एवं घनमूल। ये टोटल मिलाकर के 8 परिक्रम कहे जाते हैं। ठीक है, क्या कहे जाते हैं? अष्ट परिक्रम कहे जाते हैं। अब जब जोड़, घटाव, गुणा, भाग मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के फिनिश होने के बाद से आचार्य यहाँ पे आपको क्या बता रहे हैं? अब जो है वर्ग के संदर्भ में बताते हैं। तो आप देखेंगे कि वर्ग के लिए आचार्य यहाँ 4 प्रविधि बताएंगे आचार्य भास्कर लीलावती में, और उन चारों के ही आधार पे आप आराम से वर्ग निकाल सकते हैं। लेकिन इन चारों ही प्रविधियों में जो दूसरी प्रविधि है वो देखने में थोड़ी टेढ़ी लगती है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपको ध्यान क्या रखना है, और उसके बाद से ये संपूर्ण जो है इसका गणित जो होगा वो काफ़ी हद तक जो है सहज हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसके लिए आचार्य भास्कर का क्या नियम है, क्या वर्ग किसको कहते हैं, इस श्लोक में आचार्य यहाँ प्रतिपादित करेंगे। कहते हैं क्या कि समद्विघातः कृतिरुच्यते। क्या कहते हैं आचार्य भास्कर यहाँ पे कि समद्विघातः कृतिरुच्यते था स्थाप्योन्त्य वर्गो द्विगुणान्त्य निघ्ना। किम प्रतिपादयति आचार्य भास्कर किम वक्ति? समद्विघातः कृतिरुच्यते था स्थाप्योन्त्य वर्गो द्विगुणान्त्य निघ्ना स्वस्सोपरिष्टाच्च तथा परेङ्काः त्यक्त्वान्त्यमुत्सार्य पुनश्च राशिम्। पुनः दत्तावधानेन शृण्वन्तु। समद्विघातः कृतिरुच्यते था स्थाप्योन्त्य वर्गो द्विगुणान्त्य निघ्ना स्वस्सोपरिष्टाच्च तथा परेङ्काः त्यक्त्वान्त्यमुत्सार्य पुनश्च राशिम्। खण्डद्वयस्याभिहतिर्द्विनिघ्नि। किम आचार्य प्रतिपादयति किम खण्डद्वयस्याभिहतिर्द्विनिघ्नि तत्खण्डवर्गैक्ययुता कृतिर्वा। किम प्रतिपादयति आचार्य? पुनरेक बार हम दत्तावधानेन शृण्वन्तु। खण्डद्वयस्याभिहतिर्द्विनिघ्नि तत्खण्डवर्गैक्ययुता कृतिर्वा इष्टोन युगराशिवधः कृतिः स्यात्। इष्टोन युगराशिवधः कृतिः स्यात् इष्टस्य वर्गेण समन्वितो वा। आचार्यः अस्मिन् श्लोके 4 सूत्राणि प्रतिपादयति। कथं प्रतिपादयति? आचार्यः प्रथमायां पंक्तौ किं वक्ति? आचार्यः अत्र समयोः द्वयोः अङ्कयोः घातः समद्विघातः। समद्विघातः इत्युक्ते समयोः द्वयोः अङ्कयोः घातः इत्युक्ते गुणनम्। समद्विघातः कृति उच्यते। आचार्य किं प्रतिपादयति? समद्विघातः कृति उच्यते। इयं परिभाषा वर्गस्य या खलु परिभाषा वर्तते समद्विघातः कृति उच्यते। अस्मिन् श्लोके आचार्यः प्रतिपादयति किं समयोः द्वयोः अङ्कयोः घातः कृतिः इत्युक्ते वर्ग इत्युच्यते। इयं परिभाषा की खलु संज्ञा वर्तते। पुनः अग्रिमायां पंक्तौ किं प्रतिपादयति? तत्र अन्त्यवर्गः स्थाप्यः। अन्त्यवर्गः स्थाप्यः तथा अपरे उपान्तिमादयः अङ्काः तथा परेङ्काः इत्यस्य आशयः कः? आचार्यः प्रतिपादयति अन्त्यवर्गः स्थाप्यः तथा अपरे अङ्काः। अपरे अङ्काः इत्युक्ते उपान्तिमादयः ये अङ्काः सन्ति द्विगुणान्त्यनिघ्नाः। द्विगुणान्त्यनिघ्नाः स्वस्सोपरिष्टात् स्थाप्य। स्वस्सोपरिष्टात् तथा परेङ्काः इति श्लोके आचार्यः वक्ति। पुनः किं करणीयमस्ति? अन्त्यं त्यक्त्वा राशिम् उत्सार्य किं करणीयमस्ति? अन्त्यं त्यक्त्वा राशिम् उत्सार्य पुनः निःशेषान्तम् एवं कुर्यात्। सर्वांग योगे सति
सर्वेषां योगे सति वर्गफलं भवति इति द्वितीयः प्रकारः। पुनः प्रकारान्तरम् अत्र आचार्यः प्रतिपादयति। किं प्रतिपादयति, किं वक्ति, खण्डद्वयस्याभिहतिर्द्विनिघ्नि, खण्डद्वयस्याभिहतिर्द्विनिघ्नि तत्खण्डवर्गैकयुता कृतिर्वा इष्टो न युगराशिवधः कृतिः स्यात् इष्टस्य वर्गेण समन्वितो वा। अत्र सूत्रे स्तः किं खण्डद्वयस्य अभिहति, अभिहति इत्युक्ते घातः, खण्डद्वयस्य अभिहति, अभिहति इत्युक्ते घातः, द्विनिघ्नि तत्खण्डवर्गैकयुता कार्या। किम् अत्र वर्तते, खण्डद्वयस्य अभिहति, अभिहति इत्युक्ते घातः, घातः इत्युक्ते गुणनं, द्विनिघ्नि तत्खण्डवर्गैकयुता वा किं भवति, प्रकारान्तरेण कृतिः स्यात्, वर्गः स्यात्। पुनः अग्रिमायां पङ्क्तौ किं प्रतिपादयति, प्रकारान्तरेण इष्टो न युगराशिवधः कृतिः स्यात्। अत्र आचार्यः अस्मिन् श्लोके प्रतिपादयति अग्रिमायां पङ्क्तौ इष्टो न युगराशिवधः, अर्थात् एकत्र इष्टो न राशिः, अन्यत्र इष्टयुक्तो राशिः। इष्टो न युगराशिवधः कृतिः स्यात्, अस्य आशयः किम्, आचार्यः प्रतिपादयति एकत्र इष्टो न राशिः, अन्यत्र इष्टयुक्तो राशिः, अनयोर्घातः, घातः इत्युक्ते गुणनं कार्यं, तदनन्तरम् इष्टस्य वर्गेण समन्वितो अर्थात् इष्टस्य वर्गेण युतः, युते सति किं भवति, प्रकारान्तरेण वर्गः स्यात्, प्रकारान्तरेण अत्र कृतिः भवति। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे आचार्य यहाँ क्या कहते हैं। कहते हैं कि समद्विघाता कृति उच्यते। उसी संख्या को अगर हम उसी संख्या से गुणा कर दें दो बार, कहते हैं आचार्य कि मान लीजिए अगर 12 का आपको अगर निकालना है वर्ग, तो 12 गुणे 12 ऐसा कर लेने से 144 जो है आपका ये कृति मतलब वर्ग हो जाता है। बात समझ में आई। आचार्य ने क्या कहा कि समद्विघातः कृति उच्यते। यहां तक तो बात समझ में आई कि भाई चलिए हमें वर्ग, अच्छा इसी को आचार्य यहाँ पे कहते हैं कि ये अगर माना जाए तो एक तरीके से परिभाषा है, इयं परिभाषा की संज्ञा अत्र वर्तते अस्मिन् श्लोके। आचार्य प्रतिपादयति किं समद्विघातः कृति उच्यते इति, कृति इत्युक्ते वर्गः। तदनन्तरं द्वितीयः प्रकारः खलु, उसके बाद जो आचार्य द्वितीय प्रकार बताते हैं यही थोड़ा आपको सुनने में भी जटिल लगेगा, लेकिन इसकी प्रक्रिया अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि प्रक्रिया इसकी मक्खन है। क्या किया, अगर हमें सपोज दैट 12 का निकालना हो, जैसे 12 का भी निकाला तो 12 का ही एक और हम निकाल के अगर देखेंगे तो पहले एक बार सूत्र देख लेते हैं। कहते हैं क्या कि स्थाप्योन्त्यवर्गो द्विगुणान्त निघ्ना, ठीक है, अंतिम का भाई जो आपकी संख्या है उसका वर्ग कर दीजिए, और जो उपांतिम जो संख्याएं हैं क्या करिए कि उसको दुगुना करके और उसको जो है अंतिम संख्या से गुणा कर दीजिए। तो क्या कहा कि आचार्य ने यहाँ पे कि भाई आपको करना क्या है, तो कहते हैं कि स्थाप्योन्त्य वर्गो द्विगुणान्त निघ्ना, द्विगुण उसको करके जो अग्रिम जो है उपांतिम जो संख्याएं हैं और उसको अंत से गुणा कर दीजिए। और फिर कह रहे हैं कि स्वस्वोपरिष्टाच्च, और जो फल आए उसको उसके ऊपर ऊपर रखते चले जाइए, तथा अपरे अंका, इसी प्रकार से अन्य संख्याओं के साथ में भी आपको कार्य करना है। अन्य इत्युक्ते अंतिम, फिर उपांतिम, फिर उपांतिम, फिर उपांतिम, इस क्रम से कह रहे हैं क्या कि अंत्यम त्यक्त्वा, लेकिन अंत्य का जब आप वर्ग कर देंगे तो वहां पे प्रक्रिया आपकी समाप्त हो जाएगी। और फिर क्या करना है भाई, आप जो है इन सारी राशियों को आप जोड़ दीजिए। चलिए बात तो ऐसे व्याख्यान से नहीं समझ में आएगी, क्योंकि गणित है और गणित में हमें उदाहरण से ही ये बात पूरी समझ में आनी है। अब हमने किया क्या, अगर हमें 12 का निकालना, अब 12 का यदि हमें स्क्वायर निकालना है तो हमें करना क्या है, क्या कह रहे भाई, स्थाप्योन्त्य वर्गो, अंतिम संख्या हमारी हो गई 1, तो 1 का वर्ग हमें रखना है, ठीक है। स्थाप्योन्त्य वर्गो हमने रख दिया, अंतिम का वर्ग हमारा हो गया
1। ठीक है, फिर क्या कहा कि द्विगुणांत निघना। अब यह जो 2 है इसको 2 से गुणा करिए, तो 2 दूनी 4, और इसको क्या करिए फिर अंतिम संख्या से गुणा कर दीजिए, तो 4 एकम आप देखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर उत्सारित करके रखना है तो 4। और फिर जो है यहाँ पे कहा क्या कि ये कार्य वही अच्छा हमें उत्सार्य मतलब आगे चालित करके ही संख्याओं को रखना है। तो अब हम करेंगे क्या, अब हमारा जो 2 है इस 2 का वर्ग फिर हम रखेंगे, तो 2 का मतलब हो गया फिर से 0 और 4, कितना आ जाएगा आपका 144। ये आपका 12 का वर्ग आ गया। लेकिन अब कहेंगे भाई बात समझ में नहीं आई। ठीक है, तो इसमें आपको एक बात पहले समझ लीजिए और उसी को दिमाग में रख के चलेंगे तो आपको पूरा बनेगा। करना क्या है, मान लीजिए सपोज दैट अगर हम आपसे एक संख्या लेते हैं 297, क्या लिया हमने 297। अब इस 297 का अगर हमें स्क्वायर निकालना हो तो कहा क्या कि सबसे पहले तो देखिए अंतिम संख्या ये होगी। ठीक है, अब अंत्य वर्ग स्थाप्य अंतिम संख्या का वर्ग हमें क्या करना है, करके रख देना है। फिर इस संख्या को द्विगुणित करके इससे गुणा करेंगे, फिर एक बार इस संख्या को द्विगुणित करके फिर इससे गुणा कर देंगे। ठीक है, दूसरी बार में सेम प्रक्रिया चलेगी। जब पहली की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी तब दूसरे संख्या की प्रक्रिया आपकी शुरू होगी। दूसरे संख्या जो है आपकी 9 है, अब इसे आप फिर 9 का जो है हम क्या करेंगे, वर्ग रखेंगे, और फिर जो है ये आपकी उपांतिम जो संख्या 7 है इसको डबल करके और इससे जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर इसी तरीके से अंतिम संख्या जब यहाँ समाप्त हो रही है तो सिर्फ इसका वर्ग करके ही रख देंगे। अब कहेंगे कि इतना कुछ बता दिए लेकिन कुछ जो है बुद्धि में आया नहीं, तो कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। चलिए बना के देखते हैं इसको। 297 है हमारे पास में। ठीक है, थोड़ा समझने के लिए हम जो है इन संख्याओं को ऊपर ऊपर ही रखेंगे। अब आप एक चीज देखें, अगर या ऊपर के ही क्रम से रख लेते हैं आपको समझ में आएगा। 297 हमें 297 का क्या करना है, थोड़ा और बड़ा लिखते हैं। 297 का स्क्वायर करना है। ठीक है, हमें करना क्या है, 297 का स्क्वायर करना है। तो अब आचार्य कह रहे हैं सबसे पहले क्या कि स्थाप्योन्त्य वर्गो, अंतिम संख्या का हमें वर्ग रखना है। और एक चीज ध्यान रखेंगे, जो जहां संख्या उसी के नीचे रखेंगे। तो अंतिम संख्या हो गई हमारे पास 2, और 2 का हमने वर्ग रखा 4। ये बात समझ में आई। अब द्विगुणांत्य निघना, अब जो हमारे पास अंतिम के बाद जो संख्याएं उपांतिम इत्यादि हैं, जैसे अब 9, और 9 को हम क्या करेंगे, अब जो है कि द्विगुणित करेंगे। द्विगुणित करेंगे मैं 9 दूनी 18, और फिर जो है इसको अंतिम संख्या से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 दूनी 36। और संख्याओं को लिखते समय एक दूसरे के ऊपर के क्रम में ध्यान रखना है कि हमें संख्याएं एक स्थान चालित करके ही रखनी है। तो 9 दूनी 18 द्विगुण और अंत्य लिखना 18 दूनी 36। ठीक है, ये आपको बात समझ में आई। अब चलिए, अब इसी तरीके से अब यहाँ इसके साथ में प्रक्रिया पूरी अब यहाँ करेंगे। फिर 7 को डबल किया तो 7 दूनी 14, 7 को द्विगुणांत कह रहा है कि इसको द्विगुणित करना है, तो 7 को 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14। ठीक है, और क्या करना है, इस 14 को फिर 2 से गुणा करना, अंत लिखना। प्रक्रिया आपको ध्यान में चल रहा होगा कि हमें क्या करना है, अंत का वर्ग करना है, फिर जो है अग्रिम संख्याओं का, जैसे कि आप देखेंगे 2 से गुणा करके जो है अंतिम संख्या से गुणा, 2 से गुणा करके अंतिम संख्या से गुणा, यही प्रक्रिया चलेगी। तो क्या कहा कि सबसे पहले हमने 2 का जो है स्क्वायर कर दिया, ठीक है, रख दिया। अब इसके बाद जो संख्या है उसको 2 से गुणा करके फिर जो है अंतिम संख्या से गुणा किया, तो 9 दूनी 18 हुआ, 18 दूनी 36 हो गया। वैसे ही 7 था, अब 7 को भी 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28। ये बात आपको समझ में हमें लगता है आ गई होगी। और रखते समय संख्याओं को ये ध्यान रखेंगे कि हम संख्या चालित क्रम से रखेंगे, मतलब एक एक संख्या हमें आगे बढ़ानी है। ये सबसे ध्यान देने वाली बात है। ध्यान देने वाली बात यहाँ 2 है, आप ध्यान रखेंगे कि एक तो हमें संख्याओं को अग्र चालित करके रखना है, और दूसरे में पहली मतलब जहां एक प्रक्रिया खत्म होगी, मतलब एक संख्या का जहां से वर्ग किया वहां से पूरी प्रक्रिया करेंगे, फिर अगली संख्या का जहां से वर्ग किया फिर वहां से पूरी प्रक्रिया करेंगे, ऐसा चलेंगे। तो अब हमारे पास ये 2 की प्रक्रिया पूरी हो गई।
अब ये यहां तक की जो प्रक्रिया थी वो किसकी थी, 2 की। अब इसके बाद हमारे पास आता है 9 का, फिर वही स्थाप्यों के वर्गो। अब हमारे पास फिर यहाँ अंतिम बचा 9, इसको अंत्य कह रहे हैं कि मतलब पहली की प्रक्रिया खत्म हुई तो अब अंतिम ये बचा, अब इसको अंत्य मान करके हम प्रक्रिया को करते हैं। तो अंतिम अब देखेंगे आप जो है, और एक और चीज है कि जो संख्या जहां है ठीक उसी के नीचे रखेंगे। हमें अगर प्रचालित भी करना है तो कैसे करना है कि यदि 294 में 297 में आप देख रहे थे कि पहले का जो हमने 2 का वर्ग था वो ठीक 2 के रखा, तो अब हम जो 9 है ना वो ठीक दूसरी संख्या पे ही रखेंगे। तो चलिए अब 9 का वर्ग कितना आया, 81। 9 का वर्ग कितना हो गया आपका जो है 81, अंत्य वर्ग स्थाप्य। ये बात समझ में आई। अब 9 का वर्ग हो गया 81। अब कह रहे हैं ये फिर वही काम कि अंतिम संख्या को 2 से गुणा करके और यहां गुणा कर देंगे, ठीक है। तो अब 7 दूनी 14, द्विगुण अंत्य लिखना, और 14 को जब हम जो है 9 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 14 9 126। 126 को भी हम एक संख्या उत्सारित करके लिखना है, अतः 126। बात समझ में आई। अब हमारी यहाँ प्रक्रिया इसकी भी खत्म हो गई। अब हमारे पास जो है बचेगा वो बनेगा, फिर अब हमारा जो 7 होगा ये अंतिम है, क्योंकि अंत देखेंगे किसको माने, पहले इसको अंत्य माना, इसकी प्रक्रिया कंप्लीट की। जब अब हमारे पास दूसरा ये अंत्य हो गया, अब इसकी प्रक्रिया खत्म की और हमारे पास ये अंतिम है, अतः अब इसको अंत्य मान करके प्रक्रिया करेंगे। अब आपको बताया था कि यदि अंतिम अंक हो तो वहां पे प्रक्रिया जाकर के समाप्त हो जाती है, मतलब सिर्फ यहाँ पे आपका वर्ग करके आप रख देंगे। तो कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49। ठीक है, चलिए ये आपके पास में तरीका हुआ करने का। अब देखिए कितना आ जाएगा, 9 का आपका हो जाएगा 9, 6 4 10 का कितना हो जाएगा 0, ठीक है। 9 का 9, 6 4 10 का 0, हाथ में लगा कितना 1, 8 1 9 और 9 2 11, 1 12 का 2, हाथ में कितना लगा, फिर वही कैरी जो है 1। अब देखिए 6 2 8 8 16 1 17 और 17 1 हमारे पास बचा हुआ था, तो 18 का 8, हाथ में लगा फिर 1, 4 3 7 1 8। ये आपके पास कितना आया, 8 8 2 0 9। आचार्य के सूत्र को एक बार हम फिर से यहाँ देखेंगे। आचार्य क्या कहते हैं कि अंत्य वर्ग स्थाप्य, ठीक है ना। फिर कहते तथा अपरे उपांतिमादयः ये अंकाः सन्ति, उपांतिमादयः अत्र के सन्ति। तो 9 और 7 यहाँ उपांतिम हमारी संख्याएं कौन सी है, 9 और 7 हैं। तो क्या कहा कि अंत्य वर्गः स्थाप्य तथा अपरे उपांतिमादय अंकाः द्विगुणान्त्य निघ्नाः। उपांतिमादि जो अंक हैं इनको 2 से गुणा करके और अंत से गुणा कर दिए, उन्हें द्विगुणित करके क्या करना है, अंत से गुणा कर देना है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि स्वस्वोपरिष्टात् स्थाप्य, और देखिए फिर जिस क्रम से रखा है एक दूसरे के ऊपर ही स्थापित करते चले जाएं। फिर जो है क्या कह रहे हैं, अंत्यम त्यक्त्वा, अंतिम को त्याग दीजिए, और उत्सार्य पुनः निःशेषान्तम एवं करणेन किम भवति, सर्वांग योगे सति वर्ग फलम भवति। पुनः एक बार श्लोक को स्मरण करते हैं। आचार्य कहते हैं समद्विघातः कृतिरुच्यते स्थाप्योन्त्य वर्गो द्विगुणान्त निघ्ना स्वस्वोपरिष्टा च तथा परेंका त्यक्त्वान्त्यमुत्सार्य पुनश्च राशि। तो ये इसकी पद्धति थी आपको दूसरे तरीके की। अब आते हैं आचार्य यहाँ पे एक तीसरा तरीका बताते हैं, एक तीसरा प्रकार बताते हैं। तीसरे प्रकार में आचार्य क्या बता रहे हैं, खंडद्वयस्य अभिहतिर्द्विनिघ्नि तत्खंड वर्गैक्यविता कृतिर्वा। खंडद्वयस्य अभिहति, अभिहति इत्युक्ते घातम। कह रहे हैं क्या, फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा। आचार्य कह रहे हैं कि खंडद्वयस्य अभिहति मतलब पहले जिस संख्या का वर्ग करना हो उसका आप 2 खंड कर लीजिए। अब सपोज दैट अगर हमने देखा एक छोटी ही संख्या लेते हैं, 12 का हम जानते हैं 144, इसलिए फटाफट चेक हो जाएगा। तो कहते हैं क्या कि खंडद्वयस्य अभिहति, सबसे पहले इस 12 को 2 खंड में आप तोड़ लीजिए। तो 12 को यदि हम 2 खंड में तोड़ते हैं कितना हो जाएगा, 8 + 4 ऐसा लिख सकते हैं ना। तो खंडद्वयस्य अभिहति, और फिर क्या करिए उसको कह रहे हैं द्विनिघ्नि तत्खंड वर्गैक्ययुता, और क्या करिए उस दोनों जो खंड हैं उनके वर्ग को लिख करके जोड़ दीजिए। बात जो है समझ में नहीं आई, चलिए उदाहरण से देखिए। कहते हैं क्या, खंडद्वयस्य अभिहति, हमने किया क्या कि पहले 12 का 2 खंड कर लिया, खंडद्वय, यहां तक बात समझ में आई।
अभिहति, अभिहति इत्युक्ते गुणनम। अब इन दोनों खंडों को आपस में गुणा कर दीजिए। हमने क्या किया, 12 का हमने 8 + 4 ऐसा 2 कर लिया और कहते हैं क्या कि अब इन दोनों को खंडद्वयस्य अभिहति, इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए। तो 8 × 4 = कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, ये आप यहाँ पे एक स्टेप पूरा कर ले। खंडद्वयस्य अभिहतिर द्विनिघ्नि। अब तब क्या कह रहे हैं, तत्खंड वर्गैक्य। ये जो इसके दो खंड आपने बनाए हैं 8 और 4, इन दोनों के वर्ग को ऐक्य कर लीजिए। अब कितना हो जाएगा, 8 × 8 = 64। इन दोनों का हमें क्या करना है, वर्ग कर लेना है। 8 × 8 = 64 और +4 × 4 = 16। ठीक है ना। खंडद्वयस्य अभिहति ही, ये बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आया। खंडद्वयस्य अभिहति ही, ठीक है। द्विनिघ्नि, अब इसको क्या करना है, द्विनिघ्नि माने 2 से गुणा कर लीजिए। खंडद्वयस्य अभिहति ही द्विनिघ्नि 64। तत्खंड वर्गैक्य, जो दोनों खंड है, तत्खंड माने वह जो खंड जो आपने पहले किया, तो तत्खंड वर्गैक्य माने इन खंडों के वर्ग का ऐक्य माने योग। तो 64 रखा और 16 रखा, इस 64-16 का योग कितना हो गया, 80। तो तत्खंड वर्गैक्य अयुता, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो पहले आपका ये कितना है, 80 और 64। तो 80 और +64 इत्युक्ते कितना हो जाएगा, ये जो है 144। 12 का स्क्वायर कितना आ गया, 144। क्लियर है। खंडद्वयस्य अभिहति ही द्विनिघ्नि, खंडद्वय करिए सबसे पहले और इन खंडद्वय का अभिहति कर दीजिए, मतलब 8 × 4 = 32। अभिहति का मतलब गुणनम। तो खंडद्वय करिए, इन खंडद्वय को आपस में गुणा कर दीजिए, फिर जो गुणनफल आए उसको द्विनिघ्नि 2 से गुणा करिए और यहां रख दीजिए। ठीक है। और तत्खंड वर्गैक्य, और जो आपने खंड बनाए हैं इन खंडों का वर्ग कर दीजिए। ठीक है, क्या करना है हमें, इन खंडों का वर्ग कर देना है। आचार्य कहते हैं, आपको दिखाई शायद ऊपर वाला नहीं दे रहा होगा ये, क्योंकि वहां पे ट्यूबलाइट चमक रहा है। चलिए कोई नहीं। क्या कहा कि खंडद्वयस्य अभिहति, 8 और 4 इसके दो खंड बनाए, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर जो है कर दिया, तो खंडद्वयस्य अभिहति जो फल है उसको द्विनिघ्नि, द्विनिघ्नि करने के बाद से आपका आ गया 64। ठीक है। अब तत्खंड वर्गैक्यता, जो आपने 8 और 4 जो ये दो खंड किए हैं, तो कह रहा कि तत्खंड वर्गैक्यता माने जो 8 और 4 जो ये दो खंड हैं इनका वर्ग करके आपस में जोड़ लीजिए। तो 8 का वर्ग आपका कितना हो जाएगा, आप देखेंगे तो 8 का वर्ग हो जाएगा 64 और जो है 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16। ठीक है। तत्खंड वर्गैक्यता, और जो है जब इनको आप क्या करेंगे, तत्खंड वर्गैक्यता करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो है कृति ही वाह। अब 64 और 16 को जोड़ लीजिए तो आपका हो जाएगा 80। तो 80 64 जो है आपका कितना हो जाएगा, जो है 144। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई कि खंडद्वयस्य अभिहतिर द्विनिघ्नि तत्खंड वर्गैक्यता कृतिर्वा। अब आते हैं आचार्य जो यहाँ पे जो चौथा तरीका बताते हैं वर्ग करने का। ठीक है, आचार्य यहाँ पे क्या बता रहे हैं, चौथा तरीका बता रहे हैं। इष्टोन युगराशि वधाकृति स्यात् इष्टस्य वर्गेण समन्वितवा। फिर से एक बार इसको ध्यान से थोड़ा सुनेंगे, ये वाली पंक्ति जो है, इष्टोन युगराशि वधाकृति स्यात् इष्टस्य वर्गेण समन्वितवा। अब क्या मतलब हुआ, कहते हैं इष्टोन युग राशि वधा। आप क्या करिए, एकत्र इष्टोन राशि, इष्ट का मतलब होता है कोई भी संख्या एक आप अपने दिमाग में ले लीजिए। तो इष्टोन युग एक जगह जो है, मान लीजिए हमें सपोज दैट 12 का जो है स्क्वायर करना है। अब हम कोई जो है एक संख्या यहाँ पे ले लेंगे अपने मन में और उसको क्या करेंगे, एक जगह इसको जो है घटा देंगे और एक जगह इसमें जोड़ देंगे, तो इष्टोन युग। ठीक है। और इष्टोन युग राशि वधा, इन दोनों का गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद से इष्टस्य वर्गेण समन्वितः, इष्टस्य वर्गेण युते सति किम भवति, फलम भवति। फलम इत्युक्ते जो है वर्ग, मतलब अगर हम उसको जोड़ दें तो ऐसा हमारे पास वर्ग जो है आ जाता है। कैसे होगा देखिए, हमें क्या करना है, 12 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है भाई, 12 का स्क्वायर। तो कहते हैं क्या यहाँ पे कि इष्टोन युग राशि वधा। अब हमारे पास सपोज दैट 12 है और हमारे पास संख्या कितनी हो गई, हमने इसका नाम रख लिया, जो हमारे पास संख्या है 12
हम एक इष्ट कल्पना करते हैं। इष्ट मतलब कुछ भी, ए बी सी, मतलब आपने जो नंबर लेना है आप ले लीजिए। तो हम कहेंगे 12 में यदि हम मानते हैं कि 2 हमने कोई भी अपने मन से संख्या ले ली, आप ध्यान रखेंगे इष्ट मतलब कुछ ऐसा नहीं कि आप अलग से कुछ सोच रहे हैं कोई इष्ट पहले बताया हो, नहीं। इष्ट का मतलब होता है आप कुछ भी एक संख्या आप अपने मन में ले लीजिए। हमने 2 ले लिया, हमने इष्ट संख्या कितनी ली? 2। अब कह रहे हैं कि इष्टोन युक्त, तो एक जगह हम क्या करेंगे कि 12 में से हम 2 घटा देंगे। इष्टोन, ऊन मन होता है घटाना, तो इष्टोन युक्त। अब हमने क्या किया, एक जगह स्टोन किया, तो स्टोन में 12 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा? 10। और जो है युग भी करना है, मतलब जोड़ना भी है, तो 12 प्लस 2 हम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। तो स्टोन युग हमारे पास आ गया जो है आपको ये। तो अब करेंगे क्या कि स्टोन युग राशि वध, वध इत्युक्ते गुणनम, इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए। तो कहा क्या कि अब हमारे पास ये जो 14 आया और ये जो 10 आया, माने एक जगह स्टोन हुआ एक जगह युग हुआ, तो स्टोन युग यहां तक आपको पद पदार्थ समझ में आ गया। राशि वध माने एक जगह स्टोन राशि और एक जगह इष्ट युक्त जो राशि है, इनको क्या करिए? आपस में गुणा कर दीजिए। तो अब इन दोनों का गुणा किया तो 10 गुणे 14 किया, तो 14 दहां के 140। ये बात आप जानते हैं, यहां तक बात समझ में आ गई ना? स्टोन युग राशि वध। अब क्या करना है? अभी एक स्टेप बाकी है, इष्टस्य वर्गेण। अब हमारे पास जो इष्ट हमने लिया है कौन? 2, उसका वर्ग इसमें क्या करें? जोड़ देंगे, ठीक है ना? तो इष्ट का वर्ग हमारा कितना हो गया? 4। भाई इष्टोन युग राशि वध कृति स्यात्। आचार्य क्या कह रहे हैं? इष्टोन, एक जगह इष्ट को ऊन किया और एक जगह जो है क्या किया? हमने इष्ट को घटा दिया। तो एक जगह हमारे पास स्टोन जहां किया वहां आया 10, और हमने जो है एक जगह जहां इष्ट युग किया तो 12 में से 2 जो है जोड़ दिया तो 14 हो गया। स्टोन और इष्ट युग, यहां तक बात समझे। राशि वध मतलब इन दोनों राशियों का हम क्या करेंगे? आपस में गुणा कर देंगे। स्टोन युग राशि वध मैंने 10 और 14 को आपस में गुणा किया, आ गया 140। अब क्या कह रहे? इष्टस्य वर्गेण। इष्टस्य वर्ग हमारे क्या? इष्ट हमारी संख्या कौन सी थी भाई? तो हमने इष्ट लिया था यहां पर जो है 2, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। तो कहा क्या कि इष्टस्य वर्गेण, आप इष्ट के वर्ग को जोड़ दीजिए। तो इष्ट हमारा था जो है कितना? 2, तो 2 का वर्ग हो गया 4। तो हम किए क्या? 140 प्लस 4 इज इक्वल टू 144। ये हमारे पास संख्या आ जाती है, और इस प्रकार से आचार्य भास्कर जो है यहाँ पे सूत्रों को बता देते हैं। चलिए अब थोड़ा सा इसके साथ मैं कुछ आपको और बताता हूं। ये तो बात हो गई कि भाई कैसे आप निकाल रहे हैं, जैसे कि वर्ग को। लेकिन थोड़ी सी प्रक्रिया अगर हमें तेज करनी हो तो देखिए 2-3 चीजें हैं जिनको हम कर सकते हैं। आपको मैं एक बात बार बार कहता हूं कि अगर आप इस कक्षा में नए हैं तो सामान्यतया भी अगर आपको जो है अगर पहाड़े आते हों और थोड़े से जो है जोड़ घटाव की प्रक्रिया आती हो, और अगर न भी आती हो तो एक कक्षा ही जोड़ घटाव से शुरू हुई है, इसलिए आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बार बार आप इसको देखेंगे, बार बार इसका अभ्यास करेंगे तो जा करके ये सारी बातें आपको प्रॉपरली समझ में आएंगी। ठीक है, अब करना क्या है ये देखिए। हमने कहा आपसे कि अगर आपको वर्ग निकालना हो, अगर आपको 10 तक 9 तक का वर्ग याद है, आप जानते हैं कि 1 का 1, 2 का 4, 3 का जो है 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का जो है आपको 49, 8 का 64 और 9 का 81 और 10 का 100, ये होता है स्क्वायर। अब इसके बाद आपको स्क्वायर्स निकालने हैं, तो आप क्या करेंगे? 2-3 चीजें मैं आपको छोटी छोटी बताता हूं, जिससे थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन जो क्या हो जाएगा? फास्ट होगा। अगर सपोज दैट, अगर मान लीजिए किसी ने पूछा 35 का स्क्वायर करना हो तो क्या करेंगे? ठीक है, क्या करना है हमें? 35 का स्क्वायर करना है। अब 35 का यदि हमें स्क्वायर करना है तो कुछ मत करिए, बहुत समय मत लगाइए। जो 5 है ना, यहां सीधे सीधे 25 लिख दीजिए, और जो आपका 3 है ये, अब 3 को आप क्या करिए सीधा सीधा कि इसी में 1 बढ़ा के इसी से गुणा कर दिए, तो 3 में 1 बढ़ाया 4 और 4 को 3 से गुणा कर दिया, 4 तिहाई 12, आ गया स्क्वायर आपका। ठीक है, बहुत परेशान। ऐसे ही आप देख लीजिए, यदि 45 का स्क्वायर करना 45 का, तो 45 के स्क्वायर के लिए क्या करेंगे भाई? फिर वही काम, 25 रखा और 5 को 20 रख दिया,
समझ में आ गई बात कैसे किया? तो सबसे पहले हमने आपसे कहा था कि 5 देखिए तो ला करके 25 रख दीजिए, और जो 4 है ना इसी में 1 बढ़ा के, जब 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पचे 20, मतलब 5, 4 में 1 बढ़ाया 5 हुआ, और 5 को इसी 4 से गुणा कर दिया तो कितना हो गया आपको 20, 25। इस तरीके से आप 55 का, 65 का, 75 का, आप जितने का चाहें जो है वहां पे स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो ये तो एक प्रक्रिया हो गई 5 वालों के लिए। आपको इसी के साथ एक बताता हूं, बहुत मजेदार है, और ये छोटे छोटे गणित के खेल हैं आप कह सकते हैं। वास्तविकता में अगर पूछा जाए कि मैथमेटिक्स क्या है, तो मैथमेटिक्स इज गेम ऑफ नंबर्स, यह संख्याओं का पूरा पूरा खेल है। अभी मैं जो आपको बताऊंगा बहुत आनंद आएगा। इसको बोलते हैं पिरामिड प्रमेय। ये क्या है? एक पिरामिड प्रमेय है। आप देखिए स्क्वायर की एक पद्धति जो है उसको मैं आपको बता रहा हूं। यहां रखा 1, फिर लिखा 11, फिर लिखा 111, फिर लिखा 1111, फिर लिखा 11111। इस तरीके से आप बढ़ाते चले जाइए संख्याओं को। आप देखेंगे ये ऊपर में लाइट के चलते यहां से आपको प्रॉपर दिख नहीं होगा। सबसे ऊपर 1 है, ध्यान रखेंगे, उसके नीचे फिर 11, फिर 111, 1111, फिर 11111। ठीक है। अब ऐसी स्थिति अगर बन रही हो तो इसको कहते हैं पिरामिड प्रमेय। आप देखिए बिल्कुल देखने में पिरामिड की तरह दिखेगा। अब इस पिरामिड प्रमेय से अगर आपको स्क्वायर निकालना है, ये एकदम बिल्कुल सेकंड में आपको निकलेगा, उंगलियों पे कह सकते हैं इसको। कैसे निकलेगा? सबसे पहले 1 है, 11 है, अब इनका स्क्वायर भी आप देख लीजिए एक बार। 1 का कितना होता है आप जानते होंगे, 1 का स्क्वायर होता है 1, 11 का 121। अब एक आपको बात समझ में आएगी कि ये जो संख्याएं अगर हम इनका भी स्क्वायर निकालते हैं तो ये बिल्कुल पिरामिड की ही तरह इनका स्क्वायर भी दिखेगा। अब इसको निकालने का तरीका, अगर आपसे पूछा जाए कि ठीक है 11 का तो मुझे याद था कि 121, 111 का कितना होगा, तो 111 का निकालने के लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना आप कर लीजिए कि 111 में जोड़ लीजिए कितने 1 हैं, तो 1 2 3, 111 में 3 1 हैं। तो कुछ मत करिए, 1 से लेकर के 3 तक गिनती सीधी लिखे, फिर 3 से उल्टी लिख दीजिए। कैसे? तो 1 2 3 2 1, ये आपका स्क्वायर हो गया। 1111 का स्क्वायर कितना होगा? तो कुछ नहीं करना है, जो है 1111 में कितने 1 हैं? 4, 1111। ठीक है ना? आप यहां भी देख रहे हैं कितने 1 हैं? 4। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 3 2 1। पूछा जाए आपसे कि 11111 का स्क्वायर कितना होगा, कितने 1 हैं? 1 2 3 4 5। तो कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ये आपका स्क्वायर होगा। कितना आएगा? तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1। इसको बोलते हैं पिरामिड प्रमेय। अब ऐसे ही आप चाहें जितने का मन करे निकाल लीजिए, सिर्फ 1 वाली संख्याओं का। अच्छा, एक तो तरीका ये हो गया। अब आपको बताता हूं एक और जो है, ये सारे गेम्स टाइप से हैं, इसमें आपको कोई रटना नहीं है, थोड़ा दिमाग में रखना होगा। अब हम अगर आगे देखें यहाँ पे कि 1111 तो हमने पिरामिड प्रमेय को देख लिया। पिरामिड प्रमेय के बाद से 2-3 नियम आपको बताता हूं, एक ही नियम बताता हूं बहुत छोटा सा। अगर सपोज दैट हमें 12 का स्क्वायर निकालना हो, 12 नहीं किसी भी संख्या का, मैं कहता हूं आपको कम से कम 100 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। अब 100 तक के स्क्वायर्स याद करने में क्या हमें रट्टा मारना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, परेशान मत होइए। हमें सिर्फ इतना करना होगा कि अगर हम देखते हैं 12 है हमारे पास, 3 प्लेसेज आप बना लीजिए। ठीक है। अब आप एक तरफ 1 का स्क्वायर लिख दीजिए, दूसरी तरफ जो है 2 का स्क्वायर लिख दीजिए, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करके 2 से गुणा कर दीजिए। 2 एकम 2 दूनी 4, ये आ गया आपका 144। ठीक है। कहा कि 13 का कितना होगा, ये देख लीजिए। तो वही काम, फिर जो है 3 प्लेस, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है। और जो है आपको 1 का स्क्वायर 1, 3 एकम 3, और इसको 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6, 169। ये ऐसा तरीका है कि 1 से लेकर के और चाहे आप जो है 99 100 जितना का मन करे स्क्वायर आप जो है 99 तक के लगभग आप आराम से निकाल लेंगे बिना किसी दिक्कत के। आपने कहा भाई जो है कि इस तरीके से जो बड़ी संख्याएं हैं इनका भी स्क्वायर आप यहाँ पे निकाल लेंगे। फिर भी मैं आपको इसके बाद से एक तरीका और रिमाइंड करा देता हूं जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और वो है ऊर्ध्वतिर्यकभ्राम का। इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, जो है स्क्वायर को निकाल सकते हैं। तो आज की कक्षा जो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, पुनः मिलामः।